कॉलेज में कई साल पढ़ाई करने के बाद जब वो बीएससी कंप्लीट कर लेते तो दो दोस्त मिल करके करियर की तलाश में जुट जाते हैं और फिर अपने गांव से लगभग 1200 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं नौकरी करने के लिए। नौकरी कर रहे होते हैं और धीरे धीरे करके साल दर साल ऐसे ही गुजर रहे होते हैं। बात ये होती है साल 2023-2024 के आसपास की, और इसी बीच में एक दोस्त अपनी पत्नी को लेकर के आ जाता है और फिर वो अपने पत्नी को साथ में रखने लगता है। तभी फैसला करते हैं कि क्यों ना हम लोग साथ साथ रह लेते हैं, साथ रहेंगे तो खर्चा भी कम होगा और खाने में भी खर्चा कम होगा और किराया भी बच जाएगा। इसी बीच में एक दोस्त जो होता है उसकी नीयत में खोट आ जाती है, और जब दोस्त की पत्नी नहाने के लिए बाथरूम जाती है तो वह मौका पाते ही बाथरूम में उसका न्यूड वीडियो उतार लेता है और साथ ही फोटो बना लेता है। और इस बात की उसने किसी को भनक नहीं लगने दी होती है और वक्त आगे बढ़ने लग जाता है। एक बार फिर से उसे मौका मिलता है, तब भी वह दोस्त की जो पत्नी होती है जैसे ही बाथरूम में जाती है नहाने के लिए तो उसकी न्यूड वीडियो अपने मोबाइल में उतार लेती है और कैद कर लेती है। अब यहां से वह दोनों अलग अलग हो जाते हैं। लगभग इस वीडियो बनाने के क्रम से 1 या 1.5 साल की बाद की बात होती है। वह मौका पाता है और मौका पाते ही अपने दोस्त को कुछ ऐसी बात कहता है कि मेरे पास तुम्हारी पत्नी के कुछ गंदे वीडियोज और फोटोग्राफ्स है, अगर तुमने मेरी मांगे पूरी नहीं की तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा। जैसे ही दोस्त को यह बात पता चलती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिसके साथ कई साल तक पढ़ाई की, जिसके साथ लगभग 1 दशक यानी कि 10 साल तक उसके साथ नौकरी की होती है, इस साथ में खाते थे पीते थे, एटीएम हो या फिर मोबाइल का पिन कोड हो, सब कुछ तो इसको मालूम होता है, ये मेरे साथ ऐसे दगा कैसे कर सकता है। ये तो सीधे सीधे गद्दारी होती है। उसने रिक्वेस्ट की, खुशामद की, ऐसा मत करो दोस्त। यहीं से एक विवाद पैदा हो जाता है और विवाद कुछ इस तरीके से बढ़ जाता है, कत्ल हो जाता है और कत्ल के बाद शरीर के 9 टुकड़े हो जाते हैं और 9 टुकड़े करने के बाद शहर के इर्द गिर्द फेंक दिए जाते हैं। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक दोस्त ने अपने दोस्त को दगा देने के लिए ऐसा कुछ भी किया होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है गुजरात प्रदेश का जिला भरूच की होती है। दरअसल भरूच जिले का एक थाना लगता है सी डिवीजन पुलिस स्टेशन के पास, और यहां पर ही होलाव के पास एक GITCTC है। यहां पर यानी कि 29 मार्च 2025 की शाम लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। एक राहगीर निकला हुआ जा रहा होता है, इसी बीच में उसकी नजर एक कुत्ते पर पड़ जाती है। कुत्ता एक नाले के तरफ से एक पॉलीथीन बैग उठा करके लेकर के आता है और उठा करके लाने के बाद वह उसे रख करके उस पॉलीथीन को फाड़ने की, उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है ताकि उसके अंदर जो सामान रखा हुआ है उसको वह आराम से खा सके। उस आदमी की नजर एक टकटकी उस पॉलीथीन पर लगी हुई होती है, साथ ही उस कुत्ते पर लगी हुई होती है। कुत्ता काफी देर से जद्दोजहद कर रहा होता है। आखिरकार वह जद्दोजहद में पास हो जाता है, उस पॉलीथीन को फाड़ देता है और जैसे ही पॉलीथीन फटती है उसके अंदर एक सर होता है। सर को देख करके राहगीर की आंखें चौंधिया जाती है, वह परेशान हो जाता है और फिर वह इससे पहले कि कुछ कह पाता बेहोश होकर के जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। जैसे ही वह बेहोश होकर के जमीन पर गिरता है, उसे गिरते हुए आसपास के लोगों ने देख लिया होता है। दौड़ करके उसके पास आते हैं, उसको जगाते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे ही वह होश में आता है वह जोर जोर से चीखने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। उस व्यक्ति के पास से पॉलीथीन की कुछ दूरी होती है। उसने लोगों से कहा कि वो देखो, उस कुत्ते के पास एक पॉलीथीन है और पॉलीथीन के पास एक सर रखा हुआ है जो किसी इंसान का है। जैसे ही लोगों ने देखा वहां पर हड़कंप मच जाती है, लोगों का जमघट लगना शुरू हो जाता है और इसी बीच में नजदीकी पुलिस स्टेशन में यह सूचना दी जाती है कि यहां पर एक पॉलीथीन के अंदर एक मानव का सर रखा हुआ है। किसका है किसका नहीं है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जैसे ही पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यह होता है, ये सर है तो बाकी का शरीर का हिस्सा कहां है। पुलिस ने आसपास के इलाकों को देखना शुरू किया और फिर देखने के बाद पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन 29 मार्च 2025 को आखिरकार कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद जो वहां का स्थानीय पुलिस होती है, जो इस जिले के लगभग 31 पुलिस स्टेशन होते हैं, सभी में सूचना प्रसारित कर दी जाती है कि एक व्यक्ति का इस तरीके से सर मिला है। साथ ही पुलिस एक टीम गठित करती है और टीम गठित करने के बाद यह पता करने की कोशिश की कि बाकी का शरीर का हिस्सा भी मिल जाए और जो व्यक्ति गायब है, जिसकी भी यह निर्मम हत्या हुई है, वह कौन है, कहां से है, क्यों हत्या हुई है। पुलिस के सामने सैकड़ों सवाल होते हैं। पुलिस उन सवालों का जवाब जानना चाहती थी। पुलिस से ज्यादा कहीं वहां के स्थानीय लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि आखिरकार वो कुत्ता किसका सर लेकर के घूम रहा होता है, किसके सर को खाने की कोशिश कर रहा होता है। आखिरकार पुलिस ने जब कोशिश की तो 29, 30 और फिर 31 मार्च, ये साथ ही 1 अप्रैल और फिर 2 अप्रैल का समय वक्त बीत जाता है। पुलिस को अलग अलग जगहों पर लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में 9 हिस्से शरीर के मिल जाते हैं और फिर शरीर के 9 अलग अलग हिस्से होते हैं। जब पुलिस उन सारे के सारे हिस्सों को जोड़ा होता है और जोड़ने
करने के बाद एक लाश को जब तैयार हो जाती है, जब लाश की लगभग 30 से 35 साल के एक युवक की होती है, कौन था वो युवक, किसने इसकी हत्या की है, आखिरकार पुलिस इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने में जुट जाती है। आखिरकार पुलिस ने जब गौर से देखा, जब पोस्टमार्टम की जो टीम पोस्टमार्टम कर रही होती है, डॉक्टरों ने देखा कि एक लड़के की जिसकी हत्या हुई है उसके हाथ में कुछ लिखा हुआ था स्टाइलिक्स इस साइड में सचिन। दरअसल सचिन कुछ कर्म में लिखा हुआ होता है। जैसे ही पुलिस ने ये जानकारी जुटाई कि आखिरकार ये जो सचिन है ऐसा तो नहीं है इसके परिवार का हो, ऐसा तो नहीं ये किसी और व्यक्ति हो, लेकिन सचिन तो किसी आदमी का ही नाम होता है, किसी लेडीज का तो नाम नहीं होता है। और इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह नाम हो सकता है कि इसी लड़के का हो। अब पुलिस ने आसपास के थानों में हर जगह ये पता लगाने की कोशिश की तो पता चलता है कि 28 मार्च 2025 को भरूच जिले के एक थाने के अंदर एक लड़के की गुमशुदगी दर्ज हुई थी। और फिर वह गुमशुदगी दर्ज कराने वाला एक लड़का है जिसका नाम मोहित चौहान है। मोहित चौहान के पास से खबर भेजी जाती है कि हमें एक लाश मिली है और अलग अलग टुकड़ों में लाश है, आप जाकर के पोस्टमार्टम हाउस में देख लीजिए, ऐसा तो नहीं कि आपके परिचित की लाश हो। और जैसे ही मोहित चौहान वहां पर जाता है, उस लाश के टुकड़े देखे होते हैं, देखने के बाद कपड़े मिले होते हैं या फिर जो भी चीज मिली हुई होती है उसको देखने के बाद वह जोर जोर से रोने लगता है, चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। दरअसल सचिन उसी के भाई का नाम होता है। सचिन रहने वाला होता है उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर का एक थाना लगता है चांदपुर, और फिर चांदपुर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है हरिपुर। दरअसल हरिपुर का वह रहने वाला होता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। लगभग मोहित चौहान ने जैसे ही अपने भाई की शिनाख्त की होती है, वह रो रो करके उसका बुरा हाल हो जाता है, घर में फोन करता है और घर में फोन करने के बाद पूरी कहानी बताता है कि भैया की इस तरीके से हत्या कर दी गई है। दरअसल वह पुलिस को बताता है कि उससे 25 मार्च 2025 में संपर्क आखिरकार टूट चुका होता है, जब उसकी भाभी जिसका नाम पारुल होता है, एक भतीजा जिसका नाम शिवांश होता है जिसकी उम्र लगभग 4 साल के आसपास है, भैया भाभी और भतीजा को भरूच में ही रह रहे होते हैं। और फिर यह 7 मार्च 2025 को ससुराल में एक शादी होती है, बच्चे और बीवी को लेकर के वह गांव चले गए हुए होते हैं। और वह फिर बच्चे और बीवी को तो गांव में ही छोड़ करके चले जाते हैं, वापस अपने नौकरी करने लग जाते हैं भरूच में रह करके। भाभी ने उसको 25 मार्च को इसलिए संपर्क किया था क्योंकि वह रोल का रिजर्वेशन का टिकट भेजने वाला होता है, और फिर इसलिए उसे फोन कर रहे होते हैं, लेकिन फोन पर संपर्क हो नहीं रहा होता, नंबर बंद होता है। आखिरकार करे तो क्या करे, इसी बीच में उसे एक मैसेज मिलता है, एक संदेश मिलता है। संदेश में साफ साफ ये लिखा होता है मैसेज में कि मैं अपने पत्नी को तलाक देना चाहता हूं, मैं किसी और महिला से शादी करना चाहता हूं, मेरे हाथों से एक कत्ल हो गया है। और जैसे यह टेक्स्ट मैसेज में लिखा हुआ होता है, भाभी परेशान हो जाती है। उसने मोहित से कहा कि मोहित आकर के यहाँ पर ढूंढने लग जाता है अपने भाई को। वह हर संभव प्रयास किया होता है और प्रयास करते करते जब वह सफलता उसे नहीं मिलती तो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जा करके अपने भाई की गुमशुदगी का एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है। उधर पुलिस जो होती है, अक्सर हर ऐसे मामलों में पुलिस जब गुमशुदगी के मामले होते हैं तो पुलिस ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। जब बड़ा अपराध हो जाता है तब पुलिस सजग होती है, सतर्क होती है। आखिरकार जब एफआईआर दर्ज कराई जा रही होती है, इसी बीच में एक और दोस्त होता है जिसका नाम शैलेंद्र होता है। शैलेंद्र भी साथ होता है, लेकिन इन दोनों से, मोहित चौहान और फिर उसके दोस्त शैलेंद्र से ये कहा जाता है कि तुम्हें शहर नहीं छोड़ना है, जब पुलिस तुम्हें बुलाएगी तत्काल प्रभाव से तुम्हें पुलिस के पास आ जाना होगा। और जैसे ही पुलिस ने यह बात कही तो कहा कि साहब ठीक है, लेकिन शैलेंद्र जो होता है, शैलेंद्र के चाचा का इंतकाल हो जाता है, उनकी मौत हो जाती है। शैलेंद्र कहता है मोहित से कि भैया मुझे तो अपने गांव अर्जेंट जाना है। दरअसल शैलेंद्र जो होता है वो उसका खास दोस्त होता है मरने वाले का, वो भी उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर के ही रहने वाला, थाना नूरपुर का गांव लगता है जोगीपुरा, वहां का रहने वाला व्यक्ति होता है। शैलेंद्र आखिरकार वहां चला जाता है। पुलिस ने कहा कि मोहित से कि आखिरकार तुम्हारा जो भाई का दोस्त है वो शैलेंद्र कहां पर है, तो वो कहता है कि शैलेंद्र तो अपने गांव चला गया है, घर चला गया है। क्यों चला गया है पुलिस कहता है, तो वो कहता है कि उसके चाचा का इंतकाल हो गया, उसके चाचा खत्म हो गए हैं, मर चुके हैं, इसलिए वह उनके पास चला गया। आखिरकार पुलिस ने इस बात की तस्दीक करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए आखिरकार ये पता किया कि गुजरात के पुलिस ने बिजनौर के पुलिस से कि आखिरकार क्या वाकई कोई ऐसी घटना हुई है। लेकिन जैसे ही यह बात पता करने की कोशिश की जाती है तो यहाँ पर पता चलता है यहाँ कुछ झोल था। शैलेंद्र ने कहानी सुनाई होती है, ऐसी कहानी जिसको पुलिस को यकीन नहीं हो रहा होता। पुलिस ने फिर उससे बातचीत करने की पूरी कोशिश की तो पता चलता है कि उसने फिर एक नई कहानी सुना दी।
पुलिस के लिए अब क्राइम सस्पेक्ट जो सबसे कोई और नहीं होता बल्कि शैलेंद्र होता है। शैलेंद्र जो होता है वह सचिन चौहान का बहुत खास दोस्त होता है। आखिरकार पुलिस ने मौका पाते ही बिजनौर का रुख किया होता है और जहां नूरपुर का रुख किया होता है वहां पर जोगीपुरा का रुख किया होता है, उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उसे अपने साथ ले जाते हैं। जैसे ही साथ लेकर के जाते हैं उससे बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो असल कहानी है, जो हम सुनना चाहते हैं, जो तुम सुनाना चाहते हैं वो हम नहीं सुनना चाहते, लेकिन जो असल कहानी है वो हमें सुनाओ। आखिरकार तुमने अपने दोस्त की हत्या क्यों की, इसके पीछे का क्या कारण है। दरअसल जो ये कहानी सुनाता है तो बताता है कि आपसे लगभग कई साल पुरानी बात है, लगभग 12-13 साल पुरानी बात है। दोनों दोस्तों ने मिलकर के बीएससी की पढ़ाई साथ साथ की और बीएससी की पढ़ाई साथ साथ करने के बाद नौकरी की तलाश में निकल जाते हैं, बिजनौर छोड़ते हैं और यहां से लगभग 1200 किलोमीटर दूर वह गुजरात के भरूच में पहुंच जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद एक इलाका लगता है दहेज, और फिर दहेज इलाके में एक बायोटेक कंपनी होती है। बायोटेक कंपनी में दोनों साथ साथ काम करने लगते हैं। वक्त आगे बढ़ रहा होता है, धीरे धीरे दोस्ती गहरी होती है और फिर एक दूसरे के एटीएम के पिन भी एक दूसरे को मालूम होते हैं, एक दूसरे के जो मोबाइल के पिन होते हैं वो भी दोनों को मालूम होता है। इसलिए कोई बात छिपी नहीं होती है, एक दूसरे से इतना प्यार करते थे बहुत ज्यादा। दोनों के बीच में कोई भी ऐसा बंधन नहीं था जो कोई उसे रोक सके। और इसी बीच में ये बात होती है साल 2022 और 23-24 की। दरअसल शैलेंद्र की पत्नी आ जाती है रहने के लिए। सचिन और शैलेंद्र आपस में बात करते हैं कि तुम अकेले कहां रहोगे, इसलिए एक काम करते हैं कि साथ साथ रह लेते हैं। शैलेंद्र की पत्नी एक दिन नहाने के लिए जब चली जाती है, सचिन के दिमाग में, उसके मन में उसको लेकर के खोट होता है। फिर वो अपने ही दोस्त की पत्नी, वह दोस्त जिसको भाई से ज्यादा प्यार किया करता था, वो दोस्त जिस पर जान छिड़का करता था, उस दोस्त की पत्नी जब नहाने के लिए जाती है, मौका पाते ही उसका मोबाइल में अपना वीडियो कैद कर लेता है। एक दो बार उसे और मौका मिलता है और वह इसी तरीके से काम कर लेता है। कुछ वक्त आगे बीत जाता है, फिर ये दोनों अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद सचिन भी अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ पर आ चुका होता है। अब इसी बीच में मौका पाते ही लगभग 1-1.5 साल गुजर जाता है तो बताया जाता है कि लगभग 4 लाख रुपए का दोनों ने मिलकर के एक लोन लिया था, ऋण लिया होता है। और उस ऋण का, उस लोन का जो कर्ज होता है, दोनों ने मिलकर के जो किस्तें होती है दोनों मिलकर के दिया करते थे। लेकिन कुछ महीनों से सचिन के दिमाग में कुछ खुराफाती पल रही होती है, ये उसने वह किस्त देना बंद कर दिया। और जब किस्तें टूटने लगती है लोन की तो वो पूछता है, भाई ये लोन की किस्त तुम क्यों नहीं देना चाहते। सचिन कहता है कि ऐसा है कि ये लोन की किस्त है कि तुम ही भरोगी। और जब बात भरने की आती है तो उसके दिमाग में जो आ ही जाता है कि जो वीडियो है कि वह सोशल मीडिया पर वह वायरल कर दूंगा, इसलिए तुम ही भरो। और इसी बात को लेकर के दोनों के बीच में कई बार मनमुटाव होने लगते हैं। लेकिन जैसे ही शैलेंद्र को यह बात पता चलती कि शैलेंद्र ने उसकी पत्नी का वीडियो बनाया है तो वह बार बार रिक्वेस्ट करता है कि भाई इन्हें डिलीट कर दो, मेरी पत्नी का मामला है। लेकिन वह डिलीट भी नहीं करता था और फिर उसकी पत्नी को लेकर के उसको मन में गंदी बातें पल रही होती है। इस बात को लेकर के शैलेंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वक्त आगे बढ़ रहा होता है। 24 मार्च 2025 की रात को उसने, शैलेंद्र ने सचिन से कहा कि सचिन, अगर तुम्हें कोई दिक्कत एतराज ना हो तो तुम मेरे कमरे में आ जाओ, वैसे भी तुम अकेले रहते हो, पार्टी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, साथ में मस्ती करेंगे। जैसे ही सचिन को यह बात पता चलती है, सचिन ने उसके रूम पर पहुंच जाता है और फिर जो सचिन होता है वह वीरान सोसाइटी पर अपनी पत्नी के साथ रह रहा होता है। लेकिन पत्नी चली जाती है मायके में आखिरकार, और फिर वहां पर कोई शादी वगैरह होता है। और ये जो दोस्त होता है शैलेंद्र, यहाँ पर हरिधाम सोसाइटी में रहा करता था। हरिधाम सोसाइटी में 24 तारीख को एक पार्टी रखी गई। दोनों दोस्त मिलकर के जम करके शराब पीते हैं, खाते हैं, मस्ती करते हैं। और इसी बीच में प्लानिंग कर रखी होती है शैलेंद्र की कि जैसे ही यह सो जाएगा वह मोबाइल निकालेगा और मोबाइल से उसका पिन तो उसे मालूम ही होता है और वह वीडियो फोटो उसकी पत्नी की जो अश्लील होती है उसको डिलीट कर देगा। लेकिन वो भी बहुत चालाक होता है सचिन, इसने अपने मोबाइल को कुछ इस तरीके से छिपा रखा था कि किसी को भी पता ना चल सके। शैलेंद्र आखिरकार उस मोबाइल तक पहुंच ही जाता है और फिर जैसे ही वह वीडियो डिलीट करने की कोशिश कर रहा होता है, सचिन की आंखें खुल जाती है और इसी बीच में इन दोनों के बीच में छीना झपटी हो जाती है। मोबाइल छीनने को लेकर के बात आगे बढ़ जाती है और फिर यहाँ पर मार कुटाई शुरू हो जाती है। और मार पिटाई के दौरान ही शैलेंद्र को गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है और फिर वह रसोई में जाता है, जाकर के चाकू उसकी गर्दन में ला करके मार देता है और जिसकी वजह से वो खूनम खान हो जाता है। और फिर उसे और चाकू मारे जाते हैं, यानी कि उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और यहाँ से इत्मीनान से वह मरा हुआ पड़ा होता है और फिर वह आराम से सो जाता है। दिन निकलता है, 25 तारीख को फिर से अपनी ड्यूटी पर वह जाता है। दहेज के इलाके जो होता है वहां पर एक बायोटेक कंपनी में वह नौकरी करता है। और नौकरी के बाद जब वह वापस लौट करके आता है तो वहां पर वापस आने के बाद सबसे पहले वह बाजार जाता है और बाजार से कुछ जरूरत की चीजें, कुछ सामान खरीदता है, जैसे कि आरी हो, जैसे कि वह बॉडी को काट सके, और साथ ही वह पॉलिथीन खरीदता है जिसमें कि वह पैक कर सके। और घर साफ करने के लिए खूब सारे कपड़े खरीद लेता है, जैसे कि साड़ियां मिलती है, धोतियां मिलती है, इस तरीके के कपड़े खरीद लेता है, जैसे कि जो ब्लड जो फैला होता है उसको साफ
साफ करने के लिए, और एक लेडीज गाउन खरीदता है और एक दुपट्टा खरीदता है। ये सब लेकर के आता है। उसके बाद लेकर के घर आने के बाद लाश के अलग अलग लगभग 9 टुकड़े करता है, और 9 टुकड़े करने के बाद उनको पॉलीथीन के अंदर पैक करता है। और पैक करने के साथ साथ वो यहाँ पर से अब कुछ इन इलाकों में, अलग अलग इलाकों में जाकर के घूमता है, और घूमने के बाद उस टुकड़ों को फेंकना शुरू कर देता है। जब फेंकने के लिए जाया करता था तो वह लेडीज गाउन पहन करके जाया करता था, और साथ ही दुपट्टा ओढ़ करके जाया करता था, ताकि अगर किसी भी सीसीटीवी कैमरे में वो अगर आ जाए तो जो उसकी कद और काठी है वह सीसीटीवी कैमरे में ना आ सके, और फिर लोगों को लगे कि कोई लड़की है या फिर महिला है। वह पॉलीथीन में जाता था। इस तरीके से उसने 3-4 दिन में लगभग मिल करके इधर उन टुकड़ों को फेंक देता है, और साथ ही वह चालाकी करता है, जो एटीएम कार्ड होता है उस एटीएम कार्ड पर पिन लिख देता है, ताकि वो अगर किसी को मिल जाए, वह जैसे ही इस एटीएम से पैसे निकालेगा तो पकड़ा जाएगा। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अच्छी चाल चली होती है, और साथ ही उसने ये चाल चली होती है कि उसने जो मोबाइल जो होता है उससे टेक्स्ट मैसेज कर रहा होता है। खुद ही सचिन बनकर के शैलेंद्र बातचीत कर रहा होता है, ताकि घर वालों को लगे कि वह ठीक ठाक है। उसने कहानी रची थी कि वह बेंगलोर आ चुका है, उसने किसी और महिला से शादी कर ली है, और फिर उसके हाथों से किसी का मर्डर हो चुका है, इसलिए वह दूर जा रहा है, तुम्हारे पास नहीं आना चाहता है। उसकी पत्नी यानी कि पारुल को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसे कैसे छोड़ सकता है। जब मोहित आता है, एफआईआर दर्ज होती है, कहानी सामने आती है, शैलेंद्र पकड़ा जाता है, शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिरकार ना तो वो मोबाइल मिला जिसमें वो वीडियो होती है, और वो ना तो मोबाइल मिलती है जिसमें कि फोटोग्राफ सेव होते हैं, साथ ही वो ना कपड़े मिले जो बाजार से खरीदे गए थे जिससे कि कमरा साफ किया गया था, और ना ही वो आरी मिली जिससे कि लाश को काटा गया होता है और उसके टुकड़े किए गए होते हैं। पुलिस सबूत जुटाने के लिए अदालत से रिमांड मांगी गई है। लगभग 8 दिन की रिमांड की समय मिली है, और रिमांड के बाद शैलेंद्र क्या क्या बताता है, कहानी लोगों के सामने क्या क्या आती है, जो अभी तक उसने प्राथमिक जांच में बताया है, पूछताछ में बताया है कि क्या वही सही है कि इससे आगे भी कोई और कहानी होगी, ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन दोस्त ने अपने दोस्त की पत्नी के बारे में दरअसल ऐसा गंदा और घिनौना कृत्य सोचा होता है, उसके साथ उसने गलत वीडियो उतारा होता है, और वीडियो उतारने के बाद जब ये कहानी बनती है तो वाकई इसमें गुस्सा भी आता है और अफसोस भी आता है। जिसके साथ इतना सारा लंबा वक्त बिताया, वो आखिरकार इतना गंदा और इतना घिनौना कृत्य कैसे कर सकता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक, सतर्क, सजग करना है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।